हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है और आज मैं आपके सामने भूगोल विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का हमारा जो 11वीं कक्षा भूगोल विषय का जो हमारा जो थर्ड चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चैप्टर हमारा ये थर्ड है। तो एक बार हम इसके कंटेंट की तरफ देख चलते हैं। तो ये हमारा कंटेंट है भूगर्भ की जानकारी के साधन। इसमें हम दो प्रकार के सोर्सेज की बात करेंगे, दो प्रकार के पृथ्वी के अंदर की जानकारी देने वाले साधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष स्रोत, उसके बाद अप्रत्यक्ष स्रोत, और जो हमारा इस चैप्टर में और हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो यही हमारा इस लेक्चर का यहाँ तक का जो कंप्लीट सिनेरियो रहेगा, जो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है, इसके आगे वाले जो टॉपिक हैं वो हम इसके पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अगर हम पृथ्वी को काट कर देखते हैं तो बीच में से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, या पृथ्वी बीच में से किस तरीके की हमारे सामने उपस्थित होगी, तो वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे जैसे हम किसी प्लानट के भीतर की तरफ जाते हैं, उसके अंदर की तरफ जाते हैं, तो वैसे वैसे गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो पृथ्वी के भीतर हमारे सामने इतने ज़्यादा सोर्स नहीं है जिससे हम पृथ्वी के भीतर की जानकारी ज़्यादा हम प्राप्त कर सकें, लेकिन फिर भी जो सोर्स हैं हमारे सामने, उनसे हम ये पता लगा सकते हैं पृथ्वी के भीतर जाने पर जो ऊष्मा है वो बढ़ती है, और पृथ्वी जो है भिन्न प्रकार की मेजर परतों में बटी हुई है, जिस तरीके से ये डायग्राम में हमें दिखाया गया है। तो इसमें देखिए, ये सबसे ऊपर जो क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल का एरिया है, और ये नीचे वाला जो है ये कोर हम इनको कहते हैं। तो इस तरीके से हम पृथ्वी के भीतर की जो जानकारी है, तो पृथ्वी के भीतर बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो जिससे जो है भिन्न प्रकार की फोर्सेस जो है वहाँ पर काम कर रही हैं, तो जिसकी वजह से हम जो इतनी आसानी से पृथ्वी के भीतर की जानकारी नहीं ले सकते। लेकिन कुछ हमारे सामने सोर्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, तो कुछ जिनको हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पर ये कुछ पॉइंट हैं जिनके विषय में हमें जानना ज़रूरी है। सबसे हम पहला पॉइंट जो है उसकी तरफ हम चलते हैं। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्य भूगर्भ से होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम। अब देखिए, पृथ्वी का जो ऊपर का धरातल है उसमें समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता रहता है। वहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान सब बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है, तो वो निर्माण कैसे होता है उनको समझने के लिए हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी लेनी पड़ेगी। किसी भी प्रदेश की भू आकृति पर जो मानव की क्रियाएं हैं, तो उन क्रियाओं पर भी मानव जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, भू आकृतिक प्राकृतिक जो भू आकृति है, उनके ऊपर मानव का इफेक्ट पड़ता है, और मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप है उनके ऊपर जो उस क्षेत्र की टोपोग्राफी है, स्थलाकृतियाँ हैं, भू आकृति है, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो वो किस तरीके से एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं या उनमें किस तरीके का परिवर्तन होता है, तो हम जानने के लिए पृथ्वी के अंदर की जानकारी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो किसी भी क्षेत्र में जैसे कोई पर्वत है, पठार है, तो उनके निर्माण में किस किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, या उनका निर्माण पृथ्वी के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के माध्यम से जो मानव के बदलाव आ रहे हैं, उन सबको हमें समझने के लिए भी हमें जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना जरूरी है। और यह भी जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि पृथ्वी के अंदर हम प्रत्यक्ष रूप से जा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम पृथ्वी के भीतर की जानकारी किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो इस टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी जो है वो हमें जानने के लिए दो प्रकार के हमारे सामने सोर्स हैं, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष। तो पृथ्वी की जो जो त्रिज्या है
वो 6370 किलोमीटर है। डायरेक्ट आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है। और पृथ्वी के इतने भीतर तक जाना मानव के लिए संभव नहीं है, जो वहाँ से कुछ नमूने लें और वहाँ पर हम उसके लिए स्टडी कर सकें। तो इसकी जानकारी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के सोर्स से मिलती है। प्रत्यक्ष सोर्स कौन से हैं? डायरेक्ट सोर्स, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं जो पृथ्वी के भीतर की अगर कोई जानकारी या कोई सैंपल लेके आता है और जो उन सैंपलों के माध्यम से हम जो है अगर जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जो स्रोत होंगे वो प्रत्यक्ष होंगे। तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मानव ने जो पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ सोर्स जो उपलब्ध करवाए हैं या किए हैं, तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं तो खनन क्षेत्र। किसी भी क्षेत्र में माइनिंग हो रही है, तो माइनिंग का जो क्षेत्र है, वो माइनिंग के क्षेत्र को अगर हम वहाँ पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोद लिया जाता है और उस गड्ढे के नीचे से हम जो है अपना जो रिसोर्स है वो बाहर निकालते हैं, उनको हम इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जितनी भी प्रकार की गहरी खानें हैं, तो उन खानों के माध्यम से जो हम खनन कार्य करते हैं, तो उसके माध्यम से हम अनुमान वहाँ पर जिस तरीके की कंडीशन है उसके हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं? कि पृथ्वी के भीतर तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो दक्षिण अफ्रीका की गहरी खान है, तो सोने की खान है, 3 से 4 किलोमीटर गहरी है, ये वही खान है। और देखिए एक किस तरीके से माइनिंग होती है, ये ओपन माइनिंग है, ये क्लोज माइनिंग है, जो एक सुरंग में खोद रहे हैं मजदूर, और ये वाली ओपन माइनिंग है। नेक्स्ट है प्रवेदन परियोजना, डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। अब देखिए हम जैसे बोरवेल करते हैं, बोरवेल करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक क्षेत्र है उसमें गहरा कुआं किया जाता है और नीचे जहाँ भी पानी का वाटर टेबल है वहाँ से पानी हम बाहर निकालते हैं, तो वो भी काफ़ी गहरा होता है। तो इनके माध्यम से भी हम जानकारी इस तरीके की, अगर हम कोई ड्रिलिंग करते हैं पेट्रोल निकालने के लिए या पानी निकालने के लिए, तो काफ़ी गहरा हो जाता है। तो लगभग हमारे सामने जो है एक गहरा क्षेत्र है, 12 किलोमीटर की गहरी है, जो आर्कटिक क्षेत्र में है। इसी तरीके की एक माइनिंग कर रखी है, इस तरीके का एक बहुत बड़ा गहरा हमने क्षेत्र खोद रखा है, जो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है। यहाँ पर 12 किलोमीटर गहरी की एक खदान है, तो ये आपके सामने आ सकता है। और इस तरीके की ड्रिलिंग के माध्यम से भी हम अनुमान लगा लेते हैं पृथ्वी के भीतर काफ़ी गर्मी है। नेक्स्ट है जो डायरेक्ट सोर्स है हमारे सामने, वॉल्केनिक, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी से क्या होता है, अब ये देखिए कि ये ज्वालामुखी है, इसके भीतर से जो लावा है वो बाहर आ रहा है और ये चारों तरफ फैल रहा है। तो ये काफ़ी पृथ्वी के गहराई से ये पोर्शन बाहर आ रहा है, तो ये भी हमें बताता है किस तरीके से पृथ्वी का भीतर जो है वो गर्म है और पृथ्वी का भीतर जो है वो किस अवस्था में है। तो ये कंप्लीट हमें यहाँ से जानकारी मिलती है वॉल्केनिक से। तो दूसरा पोर्शन है अप्रत्यक्ष स्रोत, इनडायरेक्ट रिसोर्स, जो हम डायरेक्ट अनुमान लगा लेते हैं, जो पृथ्वी के भीतर की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, जिनके पदार्थ जो हमारे सामने आया है उनके अगर हम उनके विश्लेषण करते हैं, उनके गुण धर्मों को देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण के पश्चात हमारे सामने जो जानकारी मिलती है उनको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष जानकारी के स्रोत। तो तापमान की हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों में, हम देखिए 3 पॉइंट की हम चर्चा करेंगे, तापमान, दबाव और घनत्व, जो एक साथ हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के भीतर ये तीनों में वृद्धि होती जाती है और जैसे जैसे इनमें परिवर्तन आता जाएगा वैसे वैसे हम पदार्थ की दशा का अनुमान लगाते जाएंगे। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पृथ्वी की सतह पर केंद्र की तरफ जाने से जो तापमान, दबाव और घनत्व तीनों की कैलकुलेशन करने के बाद हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो पृथ्वी के सतह से केंद्र की तरफ जो जाने पर कितना जो है 32 मीटर की गहराई पर
1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लगाना भूल गए हैं तो लगा लेना, तापमान बढ़ता जाता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन आपको स्टडी करनी है। अब लेकिन ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। अब इस हिसाब से अगर हम पृथ्वी के भीतर की तरफ जाते हैं तो 6730 किलोमीटर की अगर हम गहराई पर जाते हैं तो तापमान जो है काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के भीतर जाते हैं तो ये तापमान गिरने की दशा जो है उसमें अंतर आता जाता है, और जो पृथ्वी का भीतर है वो दबाव बढ़ने के कारण और तापमान बढ़ने के कारण वो पिघली हुई अवस्था में न रहकर एक प्रकार के ठोस अवस्था की तरह ही वो बन जाती है, और पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है उसका अनुमान लगाया जाता है वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब हम यहाँ पर दबाव को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो प्रेशर है। अब जैसे देखिए, ये सबसे नीचे की परत है, ये उससे ऊपर की परत है, ये उससे ऊपर, और इसी तरीके से ये क्रस्ट है। तो जैसे जैसे ये इसके ऊपर परतें पड़ी हुई हैं, ये मेंटल का एरिया है, ये क्रस्ट है और ये कोर है, तो ये सभी प्रेशर डाल रही हैं। जैसे क्रस्ट है ये मेंटल के ऊपर प्रेशर डाल रही है, और जो ये दोनों परतें हैं ये कोर के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। तो इस प्रेशर, इसका वजन इसके ऊपर पड़ रहा है, इसका वजन इसके ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये दबाव बराबर बना रहता है। अब जो है पृथ्वी की मोटी परतें जैसे जैसे ये दबाव और घनत्व बढ़ाती जाती हैं तो नीचे की जो अवस्था है वो जो है दबाव की वजह से वो या तो तरल अवस्था में हो जाएंगी, ठीक है जी, तापमान बढ़ने की वजह से, लेकिन वो इस तरीके की अवस्था नहीं, ये तरल अवस्था भी ठोस अवस्था जैसी ही प्लास्टिनुमा ठोस अवस्था टाइप की जो है ये अधिक तापमान की वजह से भी होते हुए भी दबाव ज़्यादा होने की वजह से प्लास्टिक नुमा टाइप की ये चट्टानें जो है प्लास्टिक की तरह अपना व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी, घनत्व। अब पृथ्वी की ऊपर वाली परतें नीचे वाली परतों के ऊपर जो है अपना घनत्व डाल रही हैं, तो घनत्व जो पृथ्वी का औसत घनत्व है 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर जो है ये पृथ्वी का एवरेज जो है घनत्व है, जो मेंटल का भी घनत्व है। और पृथ्वी की जो धात्रीय औसत घनत्व है वो लगभग आपको क्रस्ट का 2.6 से लेकर 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और केंद्रीय भाग का औसतन जो है घनत्व जो है 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व है। कई बार क्या होता है, पृथ्वी के बाहर से कुछ चट्टानी टुकड़े इस तरीके से, जैसा कि ये डायग्राम में दिखा रखा है, जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तो जल जाते हैं, लेकिन जो बड़े टुकड़े हैं वो पृथ्वी की सतह पर आकर गिरते हैं, और उन टुकड़ों का या उस के मलबे का जब हम अध्ययन करते हैं, ये बचा हुआ जो इसका सेंट्रल पोर्शन है, ज़्यादातर तो वायुमंडल की वजह से ही जल जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए हमें हर रोज़ पत्थर नहीं हमारे लगते, और ये पत्थर कुछ गिर भी जाते हैं धरती के ऊपर, तो उनका अगर हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये जितने भी जो ये चट्टानी पोर्शन है इनका भी निर्माण पृथ्वी की तरह हुआ है, तो उसके आधार पर भी हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगा लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण किसी भी पदार्थ का जो साइज़ है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है, तो यही बात है, साइंस में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब पृथ्वी के ऊपर इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है? पृथ्वी की जो पोल है, पृथ्वी की शेप, ये वाली पृथ्वी की शेप है, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, ये साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल। अब ये जो पोल है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट ज़्यादा होगा, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, जबकि भूमध्य रेखा इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गुरुत्वाकर्षण का और पदार्थ का मैटर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स कम है, तो इससे भी हम अनुमान लगा लेते हैं पृथ्वी के भीतर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र।
अब भिन्न प्रकार के सर्वे के माध्यम से जो ये डायग्राम है ये मैग्नेटिक फील्ड का ही है। तो अब चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी के भीतर की जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। अब कोई भी चुंबक है वो नॉर्थ और साउथ ही की तरफ ही जो है डायरेक्शन की तरफ सेक्टर होगा। तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के चारों ओर बनती है। तो ये भी हमें पृथ्वी के भीतर के जो मैटर है उसकी अवस्था की जानकारी और वो किस तरीके से व्यवहार कर रही है तो उनके गुण धर्मों की कुछ जानकारी उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत विशाल टॉपिक है। भूकंपीय तरंगे, सेस्मिक वेव्स। अब पृथ्वी के भीतर की जो जानकारी है वो हम भूकंपीय तरंगों से भी लगा लेते हैं। भूकंपीय तरंगे हमें पृथ्वी के भीतर जो भूकंप आता है भिन्न प्रकार की पृथ्वी के अंदर की हलचलों की वजह से आता है और जिसकी वजह से जो दो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं। टकराने के बाद भूकंप पैदा होता है। अब ये भूकंप जो है इनकी तरंगों को हम मापते हैं भूकंप लेखी के द्वारा और जिससे जो हम क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगे जो पृथ्वी के भीतर का मैटर है वो चाहे ठोस अवस्था में, द्रव्य अवस्था में, गैसीय अवस्था में, तो उनमें से पास होकर पृथ्वी की सतह पर आता है। तो जिसकी वजह से तरंगे जो हैं अलग अलग रिएक्ट करती है। उनकी रिएक्शन को हम मेज़र करके हम अनुमान लगा लेते हैं पृथ्वी के भीतर की अवस्था किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं भूकंप या अर्थक्वेक क्या होता है। तो पृथ्वी का जो है कांपना हम इसको क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। अब पृथ्वी कांपने का कारण क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे। तो लेकिन इसके कुछ पॉइंट हम समझ लेते हैं। जहाँ पर पृथ्वी के भीतर कोई हलचल पैदा हुई है उसको हम उसका उद्गम केंद्र या फोकस कहेंगे। तो हम बात कर रहे थे फोकस के ऊपर, उद्गम केंद्र के ऊपर, और इस उद्गम केंद्र के बिल्कुल राइट एंगल पर जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं एपिसेंटर या अवकेंद्र बोलते हैं इसको, अधिकेंद्र, कुछ भी आप बोल लीजिए। तो ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं। ये फोकस है, उद्गम केंद्र है, और ये वाला एपिसेंटर है। तो बिल्कुल इसके राइट एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझनी ज़रूरी थी आपके लिए, जहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है 1 नंबर का। नेक्स्ट है भूकंप के कारण, क्या कॉज हो सकते हैं। तो इसके बेसिकली 3 कारण हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। देखिए, पृथ्वी के भीतर से संवहन धाराएं इस तरीके से बनती हैं। सॉरी, डायग्राम बना नहीं, तो मैं इसी डायग्राम के ऊपर डायग्राम बनाता हूँ। ये पृथ्वी का भीतर है, तो ये इसका मेंटल का पोर्शन है, ये इसका ऊपर का कोर का पोर्शन है, और ये सेंटर वाला इसका कोर होगा, ये क्रस्ट है। अब ये वाला जो रीजन है यहाँ पर इस तरीके की संवहन धाराएं बनती हैं। तो आगे हम जब आगे वाले चैप्टर करेंगे तो इस जगह पर जो है क्या है, संवहन धाराएं बनती रहती हैं। और ये संवहन धाराएं इसकी ऊपर वाली जो परत है इसको मूवमेंट करती हैं, या तो दाएं या बाएं किसी भी तरफ जो है मूवमेंट करवाएंगे। तो ऐसी मूवमेंट की वजह से अब या तो प्लेट जो है पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ये पृथ्वी का क्रस्ट है, ये पृथ्वी का क्रस्ट है, या तो ये बाहर की तरफ मूव होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, या एक दूसरे के तरफ होगा। किसी भी कंडीशन में ये भूकंप आ सकता है, या एक दूसरे के अगल बगल जो है इस तरीके से इसमें मूवमेंट होगी। तो अगर किसी भी तरीके की मूवमेंट होती है तो यहाँ पर जो है भूकंप की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भूकंप आता है। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से जो है भूकंप पैदा हो सकता है।
इसके अलावा और भी बहुत कुछ मानवीय कारण हैं। मानवीय गलतियों की वजह से कोई विस्फोट होता है या कोई भारी भरकम चट्टान ऊपर से नीचे गिर जाती है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, भूकंप आने की संभावना हो जाती है। और ज़्यादातर जो है आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप अक्सर आते रहते हैं। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगे। पृथ्वी की जो धरातल से जैसे ही दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, चाहे किसी भी दिशा में टकराएंगे, तो वहाँ पर कंपन पैदा होगा और वो कंपन पृथ्वी की सतह पर फोकस पृथ्वी की सतह पर उपस्थित हो जाएगा। तो जिसे हम मापने का जो यंत्र है उसे हम भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो जो पृथ्वी के भीतर से आने वाली इन तरंगों की रिफ्लेक्शन को मापता है, मापने के बाद हमें बताता है किस तरीके से उनका जो है कितनी वेव है, कितनी रिएक्टर स्केल के ऊपर किस फ्रीक्वेंसी पे आया है। तो ये रिएक्टर स्केल है, ये उसका चित्र है जो भूकंप को माप रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम के पीछे भूकंप तरंगों का माप है, और ये इसके ऊपर इस तरीके से ये नीचे जो जैसे ही भूकंप आएगा तो ये कंपन होगी, तो कंपन होने की वजह से ये जो है घूमेगा, घूमने के कारण इसके ऊपर जो साइकिल बना हुआ है ये उसके ऊपर निशान देना शुरू कर देगा, जिससे जो हमें भूकंपीय तरंगों का अनुमान पता चल जाता है। तो नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों के संचलन और प्रकार। देखिए भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। इनके ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भूकंपीय तरंगें जो है पृथ्वी के उद्गम केंद्र से मुक्त ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर सभी दिशाओं में बढ़ती है। इन्हें भूकंपीय तरंगें कहा जाता है। तो ये इसकी बहुत ही ज़बरदस्त जो है डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है, तो इसको आप तैयार कर लेना। तो भूकंपीय तरंगों के मेजर 2 प्रकार हैं, एक्चुअल में 3 प्रकार हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव, सरफेस वेव। 3 प्रकार की ये वेव्स हैं। प्राइमरी ये भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है बेसिकली, पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स। तो यहाँ पर हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पी वेव्स। किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले जो उद्गम फोकस सेंटर पे जो तरंगें पैदा होती हैं वो तरंगें पी वेव कहलाती हैं। ये सबसे तेज़ चलने वाली तरंगें हैं। कुछ इनकी विशेषता है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको हर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो किसी भी धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली सबसे तीव्र तरंगें प्राथमिक तरंगें हैं। ये ठोस, द्रव्य और गैस तीनों ही प्रकार की
तरंगों से, ये पदार्थ से ये तरंगे गुजर सकती हैं और ध्वनि की तरह ये चलने वाली तरंगे हैं। पी तरंगे दिशा के समानांतर ही होती हैं, जिस तरीके से ये दिखा रखी हैं। ये पी वेव्स हैं, बिल्कुल राइट एंगल पे जा रही हैं और इसके फलस्वरूप पदार्थ की घनत्व में भिन्नता आती है और शैल के संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है, जिससे जो है पदार्थ आसानी से टूट जाता है। तो नेक्स्ट है एस वेव्स। एस वेव्स द्वितीयक तरंगे हैं, क्योंकि ये कुछ अंतराल के बाद पहुंचती हैं, इसीलिए इनको द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। ये ठोस पदार्थ से होकर गुजर सकती हैं, तरल पदार्थ में से होकर ये नहीं गुजर सकती। तो ये तरंगे ऊर्ध्वाधर तरंगे हैं जो तरंगों की दिशा के लगभग समकोण में कंपन पैदा करते हैं। ये तरंगे जो हैं एस वेव की हैं, आप इस तरीके से देख सकते हो। और ये तरंगे जो हैं जब गुजरती हैं तो गर्त और उभार बनाती हैं। ये आपके सामने है स्पष्ट रूप से, ये आप सेकंड डायग्राम देखोगे तो आपको इसमें ये स्पष्ट दिखेगा। नेक्स्ट है धरातलीय तरंगे। ये तरंगे सबसे खतरनाक हैं। धरातल के ऊपर जैसे ही ये सरफेस के ऊपर आ जाती हैं तो ये ऊपर की तरंगे हैं और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान यही तरंगे करती हैं। और ये तरंगे जो हैं आपको धरातल के ऊपर इस तरीके से वेव्स के रूप में चलती हुई दिखेंगी और ये सबसे खतरनाक तरंगे, इसीलिए धरातल के ऊपर चलने की वजह से इनको धरातलीय तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट है छाया क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र। ये क्या होता है? डायरेक्ट 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड की तरफ से रखा जा सकता है। तो भूकंपीय छाया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंग जो है नहीं पहुँच पाती। तो इसको हम जो सिस्मिक शैडो जोन कहते हैं। अब इस प्रकार का शैडो जोन जो है बनता कहाँ पर है? तो जहाँ पर कोई भी प्रकार की तरंगे नहीं पहुँच पाती। तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी का ये वाला जो पोर्शन है ये लगभग आपको 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री जो इसका फोकस है, एपिसेंटर है, इससे जो अगर हम देखें तो 105 से और 145 डिग्री के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भूकंपीय तरंग नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे क्षेत्र को हम भूकंपीय छाया क्षेत्र जो है वो कहते हैं। तो यहाँ ना तो एस प्रकार की तरंग पहुंचती है और ना ही पी प्रकार की तरंग पहुंच पाती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है भूकंप के प्रकार। भूकंप के जो है ये यहाँ पर हमने कुछ प्रकारों की बारे में बताया है। यहाँ पर लगभग हमने 5 प्रकार के जो भूकंप के प्रकार बताए हैं, बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विवर्तनिकी भूकंप। तो विवर्तनिकी भूकंप को किस प्रकार के भूकंप हैं? तो इस प्रकार के भूकंप 2 प्लेटों के आपस में टकराने से बनने वाले जो भूकंप है, जब 2 प्लेटें जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से की वजह से या पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ की हलचलों की वजह से जब आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के दाएं बाएं सरकती हैं, तो ऐसे भूकंपों को हम प्लेट विवर्तनिकी भूकंप जो है या प्लेट टेक्टोनिक जो है भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी वॉल्केनिक निज़म जो है का भूकंप जो है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। अब किसी भी क्षेत्र में ज्वालामुखी फूटता है तो वहाँ पर पृथ्वी के भीतर कुछ कंपन जो है वो पैदा हो जाती है। तो ऐसे भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। तो ये एटना, क्राकोटोवा, वेसुवियन, ये इस प्रकार का भूकंप है, ज्वालामुखी टाइप के भूकंप है। जब जैसे ही ज्वालामुखी फूटता है तो वहाँ से जो है कुछ कंपन जो है धरातल में पैदा हो जाती है, तो जिसे हम ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। उसके बाद निआत, पृथ्वी के ऊपर से जो कई बार माइनिंग के ऊपर से पहाड़ी जो है उसका जो है बड़ा पोर्शन जो है नीचे गिर जाना, उसकी वजह से भी भूकंप पैदा हो जाते हैं, जैसे निआत भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट है मानवीय विस्फोट। मानव जो है बहुत सारे परमाणु रासायनिक विस्फोट करता है, जिसकी वजह से भी जो है पृथ्वी के धरातल में कंपन पैदा हो जाती है। तो ऐसे विस्फोट को जो है विस्फोटक भूकंप कहा जाता है।
नेक्स्ट है जलीय भार। तो हम डैम तैयार करते हैं, तो डैम तैयार करते हैं तो पीछे जो है पानी जो रिज़र्व होता है, तो वो रिज़र्व पानी जो है वो जलीय भार की वजह से चट्टानों को धकेलने की कोशिश करता है। इस प्रकार के भूकंप जो है मोस्टली जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल जाते हैं, और जिससे जो है कई बार बाढ़ की भी स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है भूकंप का माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार या आघात तीव्रता के आधार पर मापा जाता है। तो जो मापने वाला जो यंत्र है, ये वाला यंत्र रिएक्टर स्केल है, इसके हम रिएक्टर स्केल कहते हैं। तो ये इसके ऊपर 1 से 10 के बीच में जो है वो तीव्रता आंकी होती है, और जितनी ज़्यादा जिस फ्रीक्वेंसी पे ये इसकी जो रॉड है ये उस वहाँ पर सिग्नल दे देती है, तो उसी के आधार पर हम इसको भूकंप का माप कर देते हैं। कितनी तीव्रता पर था तो इतनी फ्रीक्वेंसी पर आएगा, इतनी फ्रीक्वेंसी पर का भूकंप जो है वो घोषित कर दिया जाता है। तो आघात के आधार पर, आघात या तीव्रता की गहनता के आधार पर इटली में जो मैर्केली के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको मार्केली स्केल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, भूकंप को मापने वाले जो माप किससे किया जाता है, रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल। ये दो ऐसे यंत्र है जिसके माध्यम से जो है हम भूकंप को माप लेते हैं। तो भूकंप के प्रभावों की हम बात करते हैं, तो भूकंप से बहुत सारे प्रकार के नुकसान होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो सबसे पहले हम भूकंप से होने वाली हानियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भूकंप से जो है अपार जन धन की हानि होती है, लाखों लोग मर जाते हैं, मारे जाते हैं इसमें। मकान, बांध, विभिन्न प्रकार के जलाशय जो हैं वो टूट जाते हैं, उनमें दरारें आ जाती हैं। भूकंप से जो है कुछ प्रकार की शैलें या पहाड़ी क्षेत्र में चट्टानें टूट जाती हैं, तो उससे जो है नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं, और नदियों के रास्ते में मिट्टी गिर जाने की वजह से, और रेल सड़क यातायात जो मानव के द्वारा बनाए गए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तहस नहस हो जाते हैं, और वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, जिसके ऊपर दोबारा से खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा भूकंप के प्रभाव से समुद्रों में सुनामी का पैदा हो जाती है, और ये सुनामी जो है ये इससे जो है जितने भी प्रकार के जो तटीय भाग है वो जलमग्न हो जाते हैं, और ये एक बहुत ही भयंकर समस्या है, जिससे जो है थोड़े ही समय में बहुत बड़ा पानी का अमाउंट जो है धरातल के जो तटीय भागों में क्षेत्र है वहाँ पर जो है बाढ़ का रूप ले लेता है। तो ये इसी प्रकार के ही सुनामी का ही दृश्य है। तो यहाँ पर जो है कोस्टल एरिया के ऊपर इस तरीके से लहरें टकराती हैं जो काफ़ी अंदर तक आ जाती हैं। नेक्स्ट कुछ इसके बेनिफिट भी हैं। अब देखिए इससे जो है क्या है, भूकंपों के कुछ लाभ भी हैं। अब देखिए भूकंप आने से कुछ ऊंचे क्षेत्रों का निर्माण होता है, और हलचल की वजह से कुछ ऊंचे और कुछ नीचे क्षेत्रों का भी होता है, निर्माण होता है। अब जिससे जो है उस क्षेत्र के ऊपर उस की जो जलवायु है उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समुद्र की सतह के बिल्कुल साथ में एक उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है, और जो कृषि कार्यों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। कुछ समुद्री भाग नीचे धंस जाता है जहाँ पर बंदरगाहों का निर्माण होता है, और जिससे जो है हमें भूकंप की वजह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने का सबसे महत्वपूर्ण जो बेनिफिट होता है वो हम यहाँ से पता लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है भूकंप की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक। तो ये क्या है, जैसे ही अगर फ्रीक्वेंसी रिएक्टर स्केल के ऊपर 1 से 2 के बीच में है या 1 से 4 के बीच में है तो उनको हम लो फ्रीक्वेंसी का भूकंप कहेंगे, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जैसे 4 से लेकर 6 के बीच में है तो हम मीडियम वैरायटी का भूकंप कहेंगे, वो नुकसान करेगा। वहाँ पर जो है दरारों में, मकानों के, सड़कों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा नुकसान हो सकता है, और जान माल का भी नुकसान होगा लेकिन कम होगा। लेकिन अगर 8 रिएक्टर स्केल पे 8 फ्रीक्वेंसी से भी अगर ज़्यादा का भूकंप आता है, 7-8, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर नुकसान होगा लोगों का, जान माल का। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
ये वीडियो मैंने कई सेशन में बनाया है स्कूल में रहते हुए, तो इसमें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है बात, तो इसको बार बार सुनोगे तो ये अच्छे से आप जिसको इस लेसन को अंडरस्टैंड कर पाओगे। थैंक यू।